हेलो गाइस। सबसे पहले मैं आनंद भैया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे टेडेक्स में अपने सरिया से लेकर के यहाँ तक की जर्नी के बारे में आप लोगों से शेयर करने के लिए यहाँ बुलाया। और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जब मैं इतने बड़े ऑडियंस को अप्रोच कर रहा हूँ और उनके सामने कुछ अपनी बातें रख रहा हूँ, तो इट मे बी नॉट ईजी फॉर मी। तो मेरा ये जो सॉन्ग आपने अभी सुना थ्री इडियट्स का, आप लोगों में से कितने लोगों ने ये मूवी देखी है? मेरे ख्याल से ऑडियंस में मौजूद सभी लोगों ने ये मूवी देखा होगा। राजकुमार हिरानी सर ने क्या ज़बरदस्त ये मूवी बनाई है, थ्री इडियट। क्यों, क्या बोलती है पब्लिक? क्या बिंदास लाइफ में वही करने का जो करने का मन करता है। मुझे याद है जब 15 साल पहले ये मूवी आई थी तो उस समय बहुत सारे बच्चे जो कोटा में पढ़ रहे थे वापस आ गए थे। आके बोलते थे घर में, आपने देखा नहीं मूवी? उसमें बोलता है कि जो बच्चे को करना है वो करने दो, मैं आपको कब से जिद कर रहा हूँ, मुझे एक मोबाइल दिला दो, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है। कोई बोलता था मुझे ब्लॉगिंग करना है, कोई बोलता है मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना है। तो उसमें पेरेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था कि कैसे इस सिचुएशन को संभालें। इस मूवी से दो फायदे तो हुए थे, एक तो लेह लद्दाख की टूरिज्म बहुत बढ़ गया था और कैमरा और मोबाइल की बिक्री भी बढ़ गई थी। मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा, मैं रायगढ़ जिले के छोटे से गांव सरिया से पला बड़ा हूँ। और जैसे मैडम ने बताया कि वो अपने पेरेंट्स के फोर्थ चाइल्ड थे, मैं अपने पेरेंट्स का छठवां और सबसे छोटा बच्चा था। सरकारी स्कूल में पला बड़ा, और जैसे होता था कि हमारे टाइम में क्लास 6 से हम लोग ABCD पढ़ते थे। क्लास 1 से 5 तक ABCD इंग्लिश नाम की कुछ चिड़िया ही नहीं थी हमारे सब्जेक्ट में। और ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मारवाड़ी फैमिली से हूँ तो बिजनेस ब्लड में था, और घर में पापा छोटे छोटे मैथ्स के सवाल दिया करते थे। ये 1 मीटर कपड़े का दाम अगर 10 रुपये है तो 5 मीटर का कितना हो गया। इस टाइप के सवाल हमारे घर में चलते रहते थे, और मैं बड़ा उत्साह से उन सवालों का जवाब देकर समझता था कि मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ। और ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। क्लास 10th में मैं 70% मार्क्स लेकर के सरिया में अपने स्कूल को टॉप किया, और मुझे लगा कि मैं बहुत होशियार हूँ। और आज मैं देखता हूँ कि 95, 96, 97% बच्चे लाते हैं, उसके बाद भी उनकी रैंकिंग होनी रहती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं 70% में कैसे अपने क्लास में नंबर 1 आ गया था। और उस समय होता ये था कि अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो साइंस ले लो, कम मार्क्स आ गए तो आर्ट्स ले लो। मुझे हमारे स्कूल में 2 ही सब्जेक्ट थे, आर्ट्स और साइंस। साइंस में ये था कि आपको PCM लेना है या PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना है। मुझसे एक लाइन सीधी भी खींची नहीं जाती थी, और बायोलॉजी में थोड़े ड्राइंग्स वगैरह बनाने पड़ते थे, तो मैंने बायोलॉजी को तो स्किप कर दिया। हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती थी, तो मैंने हिस्ट्री को भी छोड़ दिया और PCM ले लिया। जैसे ही मैं क्लास 11 पहुंचा और जब मैथ्स का बुक देखा मैंने, तो पूरे बुक्स में एक भी जगह नंबर्स नहीं थे, या तो XYZ थे या ABC थे। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैंने लाइफ का ये कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर लिया। मैं मैथ्स में नंबर्स में अच्छा था, मुझे नहीं पता ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है, अलजेब्रा और इस टाइप के सवाल और इस सारे क्वेश्चंस देख करके मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। राम राम करते करते कैसे कैसे मैंने 12th ग्रेड को 50% मार्क्स के बाद पास किया, और मैंने पढ़ाई ही छोड़ दी। चूँकि बनिया फैमिली से था, एक छोटी सी हिंदुस्तान लीवर की एक सब डीलरशिप मिल गई, और मैं अपना साबुन तेल बेचने में लग गया। पढ़ाई बंद। उसके बाद मैं कुछ बिजनेस के काम से रायगढ़ आया हुआ था। मेरे बुआ का एक बेटा मिला मुझे, वो कुछ ट्यूशन व्यूशन पढ़ने जा रहा था, तो उसने मुझे पूछा क्या कर रहे हो आजकल? तो मैंने बोला कुछ नहीं, बस साबुन तेल बेच रहा हूँ। अरे बोला तू पढ़ाई क्यों छोड़ दिया? अरे मैं बोला समझ में नहीं आया मेरे को मैथ्स। सपने तो देखे थे मैं कि उसमें PT होता था, PT पास करके भोपाल के मौलाना अबुल कॉलेज से BTech करूँगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि इंजीनियरिंग में नंबर्स होते ही नहीं हैं। तो उसने बताया कि कॉमर्स करके कोर्स होता है। मुझे उससे पहले कॉमर्स के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं था। फिर उसने दिखाया कि तो एक काम कर, प्राइवेट में BCom का फॉर्म भर दे, अभी नवंबर दिसंबर चल रहा है, और एक अजय माला कुंजी आती थी, बोला 3-4 ले जा तू, घर में पढ़ना और एग्ज़ाम दे देना। मैं वही किया, और उसमें मुझे याद है 2 पेपर होते हैं, एक अकाउंट्स के, एक मैथ्स के। क्योंकि मेरा बिजनेस मैथ्स अच्छा था,
तो मैं बिजनेस मैथ्स में 75 ले आया, और अकाउंट में 75 में मैं 4 ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन सही किया तो भी नकल वकल करके तो 8 नंबर मिले थे मुझे। ऐसे करके मेरा बीकॉम फर्स्ट ईयर भी पास हो गया। अब सेकेंड ईयर में मैं कॉलेज में रेगुलर एडमिशन करा लिया। अब मुझे अकाउंट्स का ABCD भी नहीं आता था, तो फिर एक ट्यूशन टीचर के पास गए, उसने मुझे अकाउंट पढ़ाना स्टार्ट किया। खेमका सर हैं, रायगढ़ के ही हैं वो मुझे इतने अच्छे से मोटिवेट किए, इतना अच्छे से मुझे उन्होंने समझाया कि कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है। मैं उनको पूछता था, सर जो बच्चे 11, 12 फर्स्ट ईयर से कॉमर्स पढ़ रहे हैं, मैं उनको सेकेंड ईयर में अकाउंट्स के बेसिक रूल सीख के कैसे कम्पीट कर पाऊँगा। बट वो मुझे समझाते रहे, और बिलीव मी, मैं बीकॉम के फाइनल ईयर में पूरा यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा। सारे बच्चों को पछाड़ते हुए मैं पूरा यूनिवर्सिटी में नंबर 1 रैंक लेकर के आया था। और इस तरह मेरी जर्नी हुई। फिर आगे क्या करना है कुछ पता नहीं था मुझे। मूवी में दिखाया था कि बच्चों को वो करना है तो जो करना चाहते हैं। 15-16 साल के बच्चों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो जो चाहें वो करें। यहाँ हम बीकॉम पास कर लिए हैं, हमको ये नहीं पता कि अब करना क्या है। तो ऐसे ही किसी रेफरेंस से मालूम पड़ा कि पूना में उस समय MBA का कोर्स स्टार्ट हुआ था। पूना यूनिवर्सिटी एक कोर्स लॉन्च की थी MBA का। तो मेरे कुछ रिलेटिव्स थे जिनके बच्चे वहाँ ग्रेजुएशन के लिए गए थे सिम्बायोसिस में, उन्होंने मुझे बताया। फिर मैं ट्रेन से पूना गया, वहाँ कुछ तैयारी वारी की, और मेरा सिलेक्शन MBA के लिए हो गया। मेरा जो बिजनेस मैथ्स था बहुत काम आ रहा था, क्योंकि MBA के एग्ज़ाम्स में भी रीजनिंग मैथ्स ज़्यादा होता है, इंग्लिश में मुझे फिर वहाँ कम नंबर मिले। अब एक हिंदी मीडियम का बच्चा पूना यूनिवर्सिटी में MBA करने पहुँच जाता है। पहला दिन कॉलेज का 7-8 घंटे के लेक्चर सारे इंग्लिश में, सारे मेरे सर के ऊपर से जा रहे हैं। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है लाइफ में। घर आऊँ आगे रोना स्टार्ट, कुछ समझ नहीं रहा है, समझ में आ रहा है तो लिखना नहीं आ रहा है। दोस्त लोगों ने कहा कि कुछ इंग्लिश के कोचिंग कर लो, तो मैंने इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन कर लिया, बट वो भी कारगर नहीं साबित हुआ। बड़ी मुश्किल से फिर किसी ने एडवाइस किया, मैंने एक प्रोफेसर से मिला, उन्होंने कहा कि बेटा तुम इंग्लिश पेपर्स पढ़ो, मूवीज़ देखो, कोशिश करो और ज़्यादा जितना सीख सकते हो। बड़ी मुश्किल से फिर इस चीज़ से बाहर आया, और मैंने MBA की डिग्री भी अच्छे रैंक से पास कर ली, और कैंपस से ही मुझे एक बॉम्बे कंपनी में प्लेसमेंट मिल गया। और मैं HSBC बैंक, आपने शायद सुना होगा, वहाँ 2 साल तक फिर बॉम्बे में जाकर के काम भी किया। तो इस टाइप से कोई भी चीज़ का ऐसा एक जो लोग बोलते हैं कि मीडियम इज़ ए बैरियर, लैंग्वेज इज़ ए बैरियर, मुझे ऐसा लगा नहीं। मैं कुछ ही 2-3 महीने बहुत स्ट्रगल किया हूँगा और इससे बाहर आ गया हूँगा। लेकिन जैसे बनिया फैमिली में होता है कि पापा ने समझाया कि 15-20 हज़ार की नौकरी से होता क्या है, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, अभी तो तुम कर लोगे, जब शादी हो जाएगी तो फिर क्या होगा। मुझे भी उनकी बात जमी, मैं वापस आ गया। फिर अब वही साबुन तेल चालू होने वाला था। समझ नहीं आ रहा था कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। इसी बीच चूँकि हम लोग सरिया में रहते थे, खेती भी करते थे, तो हमारे जो धान का फसल होता था वो रायगढ़ बिकने आता था राइस मिलों में। तो ऐसे ही मैंने पिताजी से पूछा कि जब हमारा धान रायगढ़ जा कर के बिकता है और वहाँ राइस मिल वाले को खरीद कर चावल बना करके फिर कोरबा, नागपुर, रांची बेच रहे हैं, तो एक राइस मिल हम लोग क्यों नहीं लगा सकते हैं। तो मेरे पिताजी का एक थॉट था, वो बोलते थे कि बाप बनना सीखो, माँ नहीं बनना है। इसका लॉजिक है कि अगर आप प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जाते हो तो आप प्रोडक्शन करो तो एक माँ के समान हो गया है, और ट्रेडिंग बिजनेस में हो तो आप बाप को खरीदो और बेचो तो कभी तुमको नुकसान नहीं लगेगा। तो उनको समझाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन मेरी जीत थी, और मैं उनकी एक बात पहले ही मान चुका था कि मैं बॉम्बे से वापस आ गया था। तो उन्होंने भी मेरे सामने कहा कि ठीक है, नुकसान तो तू करेगा ही, लेकिन तू कर ले। फिर एक राइस मिल की जर्नी स्टार्ट हुई। मैं करीब 2000 से 2004 तक 4 साल राइस मिल चलाया। राइस मिल के सिलसिले में मैं रेगुलर रायगढ़ आना जाना होता रहता था। उस समय रायगढ़ मार्केट ग्रो कर रहा था, और लोग धनबाद से, कलकत्ता से, झारखंड से, ऐसे बाहर से आकर के यहाँ छोटे छोटे स्टील के प्लांट्स लगाने चालू कर रहे थे। जिंदल ने भी अपना एक इंडस्ट्रियल पार्क स्टार्ट किया था, और इस तरह रायगढ़ आगे बढ़ रहा था एक नए सेक्टर में, वो था लोहा। तो मुझे भी एक, चूँकि बाहर पढ़ा हुआ था और ज़्यादा एक ग्रो करने की लालसा मन में हुआ करती थी, तो मैंने भी मेरा और एक दोस्त है, वो भी राइस मिल वाला था, उसके साथ मिल करके एक नया वेंचर स्टार्ट किया। तो फिर मेरे पिताजी ने मुझे कहा, इतना अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, क्यों जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ का आबो हवा देख कितना अच्छा है, सब कुछ घर का दूध, घर का खाना पीना छोड़ के क्यों फिर बाहर जाना चाह रहा है। फिर उनसे बहस हुई, और इस तरह मैं रायगढ़ आया, और एक स्टील प्लांट से हमारे बिजनेस स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे हमने उसको बढ़ा करके आज बहुत अच्छा हम स्टील में कर रहे हैं। तो
तो मेरा ये स्टोरी बताने का पर्पस आपको ये है कि कभी हमको ये नहीं पता होता है कि हमें क्या बनना है, क्या करना है, समय के साथ बदलते रहता है। तो हम एक 14-15 साल के बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि आपको क्या करना है डिसाइड कर लो, या वो कैसे बता सकता है कि मुझे क्या करना है। तो इसलिए मैं आप सब बच्चों से यही चाहूँगा कि एट प्रेजेंट में जो भी आप फेस में हो, जिस भी चीज़ में आप हो, जैसे आप एक स्टूडेंट हो तो उसको अच्छे से एंजॉय करो, अच्छा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ो। कभी भी ये मत सोचो कि साइंस लेने वाला बच्चा ज़्यादा सक्सेसफुल होगा या कॉमर्स के। सब्जेक्ट नेवर मैटर्स। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इंजीनियरिंग चूज़ भी कर ले रहे हैं, इट डजंट मीन दैट दे विल बी इंजीनियर्स। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। दोनों बेटी मेरे IIT से ग्रेजुएट हैं और मेरा बेटा US में बीटेक कर रहा है डेटा साइंस से। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप PCM लेके पढ़ रहे हैं, इसका ये कभी भी मतलब नहीं है कि आपको आगे चल करके इंजीनियर बनना है। अब 150 करोड़ की आबादी है इंडिया की, किसी को जॉब रिक्रूट करना है तो वो कैसे सिलेक्ट करे कि कौन सा बेस्ट ब्रांड उसको लेना है। मैं अभी एक बहुत बड़े बैंकर के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप लोग अपने बैंक के लिए IIT वगैरह कैंपस से रिक्रूट करते हैं जबकि उनको फाइनेंस का ऐप भी नहीं पता होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया। वो बोले कि अग्रवाल जी, बैंकिंग तो हम सिखा लेंगे, फाइनेंस भी हम सिखा लेंगे, हमको इंडिया का बेस्ट ब्रांड चाहिए होता है। और चूंकि ये बच्चे IIT क्रैक करके यहाँ पे आते हैं तो ये इंडिया के टॉप 1% ब्रांड में होते हैं, तो इसलिए हम IIT कैंपस से बच्चे सेलेक्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे हर साल 15,000 बच्चे तकरीबन IIT और NIT से पास होते होंगे, उसमें से 1500 बच्चे ही इंजीनियरिंग के जॉब में जाते होंगे, बाकी 13,000 बच्चे अपने चॉइस के प्रोफेशन में जाते हैं। कोई कंसल्टिंग फर्म में जाता है, कोई बैंकिंग में जाता है, कोई स्टार्टअप में जाता है। तो कभी भी सब्जेक्ट सिलेक्शन का ये मतलब नहीं होता है कि उस दिशा में आपका एक कैरियर बनना निश्चित है। आप इंजीनियरिंग करके भी एक बिजनेसमैन बन सकते हो, इंजीनियरिंग करके भी आप एक स्टार्टअप कर सकते हो, इंजीनियरिंग करके भी आप फाइनेंस कर सकते हो, CFA पढ़ सकते हो। अभी आपको वही करना चाहिए जिस चीज़ को करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आ रहा है। इससे पहले हमारे रायगढ़ के SP साहब थे, सदानंद साहब, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, वो बहुत अच्छे मित्र हैं भी अभी। उन्होंने UPSC क्रैक किया हुआ, कैन यू बिलीव, किस सब्जेक्ट से? संस्कृत। बताइए, पूरे कोई बच्चा अगर बोलेगा कि मैं BA संस्कृत कर रहा हूँ तो लोग उसको किस नज़र से देखेंगे आप सोचिए। वो MA संस्कृत थे, PhD संस्कृत थे। जब कुछ नहीं हुआ तो JNU में एक स्कूल में टीचर बन गए, कई साल वहाँ पढ़ाए और UPSC क्रैक किया। संस्कृत सब्जेक्ट से उन्होंने UPSC क्रैक करके आज वो IPS हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है सब्जेक्ट सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ करके एंजॉय करें, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको मज़ा आए और कोई प्रेशर ना हो। रही बात कंपैरिजन की, जो एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ऐसे ऑडियंस में जहाँ पेरेंट्स भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं ना, वहाँ बच्चों की खूब लॉटरी लग जाती है। घर जा कर के पेरेंट्स बोलेंगे देखो आज कई सारे स्पीकर्स ने क्या बोले, तो बच्चे तुरंत जवाब देते हैं, अरे स्पीकर ने बोला भी था, बिल्कुल भी आपको प्रेशर डालना नहीं है, किसी और के बच्चे से कंपैरिजन नहीं करना है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे ही बोलना। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट सिलेक्शंस कभी भी आप किसी प्रेशर से ना लीजिए, और पेरेंट्स से चाहूँगा कि किसी का कंपैरिजन किसी बच्चे से ना करें। इस 400 करोड़ की आबादी में, पूरी धरती में अगर 400 करोड़ की आबादी है तो किसी का थंब इम्प्रेशन भी किसी से नहीं मिलता है, सब अपने आप में यूनिक हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, बी द फर्स्ट यू। आप जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, अपने पसंद से करें, अपने पैशन से करें और मेहनत और ईमानदारी के साथ करें। आप जिस एज पे हैं, जिस क्लास में हैं, 2 बातें मेरी ध्यान से आप इस बात को गांठ बांध लें कि आपको आप जितना जानते हो उसके बाद अगर कोई आपको जानता है तो वो हैं आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स। वो अगर आपके बारे में कोई फीडबैक आपको दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप अपने पेरेंट्स के और अपने टीचर्स की बातों को बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको आपके बात सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो अगर आप लाइफ में कुछ सक्सेस अचीव करना चाहते हैं दोस्तों, तो पक्की ये बात मेरी गांठ मान लें, क्योंकि मैं आज कॉमर्स में पढ़ पाया तो सिर्फ मेरे टीचर्स की वजह से। अगर खेमका सर मुझे नहीं मोटिवेट किए होते कि तुम कुछ कर लोगे, तो मैं शायद सेकेंड ईयर में फेल भी हो जाता।
तो उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया कि जब तुम्हारा मैथ्स अच्छा है तुम अकाउंट्स भी कर लोगे। तो टीचर जो समझता है, जो समझाता है, तो उस बात को हमको गंभीरता से समझाना चाहिए और समझना चाहिए। पेरेंट्स के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हम बच्चों को अननेसेसरी का प्रेशर डालते हैं। आनंद भैया, मैं आपको एक बात बताऊँगा, अभी हो उल्टा रहा है। बिजनेस क्लास के फैमिली के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उससे डरे हुए हैं कि बोलते हैं ये पढ़ लिख के चला जाएगा तो मेरा धंधा कौन संभालेगा। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हमारे राकेश भैया हैं, उनके यहाँ एक बच्ची थी, वो रायगढ़ की CBSE टॉपर थी। वो DU में श्री राम कॉलेज से पढ़ी, फिर उसका MBA में भी NIMS में सिलेक्शन हो गया। उसको भैया ने MBA से भेजने से पहले कसम दिलवाया कि तू जॉब नहीं करेगी तब मैं तेरे को MBA करने भेजूंगा। तो ये एक बिजनेस क्लास फैमिली में जो बच्चे होते हैं वो देख रहे हैं कि मेरे पापा को कितना स्ट्रेस है, वो बिजनेस से दूर भागना चाह रहे हैं। ये देख रहे हैं कि 365 दिन मुझे काम करना है, कभी GST का कुछ, कभी इनकम टैक्स का कुछ, कभी इन्वायरमेंट का कुछ। उधर दूसरी तरफ जो है सर्विस क्लास जो है, जिनके पास अपने बच्चों को देने के लिए एजुकेशन के सिवाय कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके बच्चे कुछ और बनना चाह रहे हैं। वो देख रहे हैं कि मेरे पापा सर्विस करके कर भी क्या रहे हैं। तो ये एक बड़ा अजीब सी विडंबना बनी हुई है। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ। रायगढ़ में ही एक बहुत बड़ा प्लांट है, उनके बच्चा पढ़ लिख करके दुबई में एक बहुत बड़ी कंपनी में साहब बन गया, लेकिन चूंकि घर में इतना बड़ा कंपनी, तो पेरेंट्स ने उनको बोला कि नहीं बेटा तू वापस आ जा, 2 साल जॉब कर लिया है, अब वापस आकर के अपनी कंपनी संभाल। वो कंपनी में आए, पहले दिन जब राउंड मारे, अपने HR वालों को बुला के बोलते हैं ये लेबरों क्या सिस्टम है, कितने दिन काम करते हैं? तो बताया सर पूरे दिन काम करते हैं। बोले हाउ इट्स पॉसिबल, इनको महीने में 12 दिन का लीव दो, 8 घंटे ज़्यादा काम नहीं करा सकते, इनका मेडिकल क्या है, इनका वो क्या है, इनका सिस्टम क्या है। तो HR वालों ने अपने बड़े बॉस को फ़ोन किया, सर ये तो छोटे सेट आने के बाद ऐसा सब बता रहे हैं, ये सब करने बोल रहे हैं। तो तुरंत बड़े बॉस का बेटे के पास फ़ोन आया, बेटा तू दुबई ज्वाइन कर ले। बोले तू जो है ना दुबई वापस जा, ठीक है, तेरे को ज़रूरत नहीं है यहाँ पे देखने की, हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। तो ये बिजनेस क्लास फैमिली में ऐसा स्ट्रगल चल रहा है, उधर सर्विस क्लास में ऐसा स्ट्रगल चल रहा है। यकीन मानिए, मैं आप सबको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। लोग बोलते हैं कि एजुकेशन में कंपटीशन है, और मैं बोलता हूँ कि सबसे कम कंपटीशन जो है ना वो एजुकेशन लाइन में है। आप यहाँ क्राउड में बैठे हुए कोई भी एक टेनिस प्लेयर का नाम बता दीजिए, सानिया मिर्जा के बाद जो टेनिस खेली हो, बैचेंग भूटिया के बाद कोई दूसरा कोई फुटबॉलर बना हो, कि पूरे 140 करोड़ की आबादी में हम 20 क्रिकेटर का नाम नहीं ले पाते हैं। रायगढ़ का एक बच्चा बहुत अच्छे फैमिली से था, वो 13 साल की उम्र में उसके पेरेंट्स उसको ले करके बड़ौदा शिफ्ट हो गए, किरण मोरे इंस्टीट्यूट में। पिछले 20 साल से उसके साथ लगे हुए हैं, आज तक वो कुछ कर नहीं पा रहा है। सोचिए अगर कोई मिडिल क्लास का बच्चा ऐसा कर ले तो क्या हाल होगा। तो जो ये हमारे सिस्टम बना हुआ है, आप अच्छे से पढ़िए और अपने कैरियर बना लीजिए। उसके साथ आपके हॉबीज़, आपको जो करना है वो सारा आपके साथ ओपन अप रहेगा। आप अगर 18 से 30 साल की उम्र में 12 साल अगर आप कड़ी मेहनत कर लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए पूरा जीवन आपका बहुत आसानी से गुजर जाएगा। और अगर आप इस एज में आराम कर लेते हैं तो पूरा जीवन आपका स्ट्रगल में रहेगा। तो इस बात को आप गांठ मान लें दोस्तों। अभी जो आपका उम्र है, इस एज पे हम तो हमारी पढ़ाई तो फ्री में किए हैं। मेरे क्लास 12 तक का मेरा एजुकेशन का खर्चा 0 था, सरकारी स्कूल में पढ़े थे हम लोग। आज आप जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, सबके पेरेंट्स आपके पीछे साल का 1 लाख रुपए खर्चा कम से कम कर रहे होंगे आपके पढ़ाई के पीछे में, और ना आपके ऊपर में कोई प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी घर की नहीं है। वो कैसे इस फीस को मैनेज कर रहे हैं वो जान रहे हैं, बट आप तक कभी वो बात आने नहीं देते हैं। तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि आपकी जवाबदारी बहुत ज़्यादा बन जाती है कि आप और अच्छा परफॉर्म करें। इसको प्रेशर की तरह ना लें, बट एक ह्यूमैनिटी की तरह सोचें कि हमको भी कुछ करना है, हमको अपनी लाइफ सेट करना है। कल हम सब पढ़ लिख करके अपने पेरेंट्स के ऊपर ही बोझ ना पड़ जाए। मैं आपको छोटे से एक किस्से से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं एक दिन रायपुर से जन शताब्दी ट्रेन से रायगढ़ वापस आ रहा था, तो खरसिया के एक धनाढ्य परिवार से व्यक्ति अपनी बेटी को रायपुर एयरपोर्ट से ले करके वो भी वापस आ रहे थे। उनकी बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म में थी। मैंने उनसे पूछा कि भैया आप कहाँ, आपकी बेटी कहाँ पढ़ रही है? तो बताया कि मसूरी में एक स्कूल है वहाँ पढ़ रही है। तो चूँकि एजुकेशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ तो वहाँ के स्कूल्स कॉलेज के बारे में मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ, जाता हूँ, विजिट करता हूँ। अभी रिसेंटली मैं 3 दिन का IIM बेंगलोर में एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करके भी आया हूँ।
तो मैंने उनसे पूछा कि भैया मेरे को जहाँ तक पता है कि वेलम गर्ल्स स्कूल देहरादून का जो है वो इंडिया का टॉप बोर्डिंग स्कूल है गर्ल्स के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ है, बट वहाँ एडमिशन नहीं होता है। मतलब वैसे भैया ऐसा क्यों है? तो बताया कि ऐसा इसलिए है कि वहाँ पे पेरेंट्स जो है स्कूल में एडमिशन कराने के लिए 3 साल 4 साल तक कोचिंग कराते हैं। मतलब भैया स्कूल स्टार्ट कौन से क्लास से होता है? तो बताया 5th क्लास से। मैं सोचा कि क्लास 5th के स्कूल में एडमिशन कराने के लिए अगर कोई क्लास 1 से तैयारी कर रहा है तो कैसा स्कूल होगा। और चूंकि मेरे को एजुकेशन के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक था मैं, तो मैं वापस आया और कुछ समय के बाद ही देहरादून जाने का प्लान कर लिया। तो मैं साथ में अपनी बड़ी बेटी को भी बोला, उनकी गर्मियों की छुट्टी लग रही थी, चल तू भी मेरे साथ घूम के आते हैं। तो मैं और मेरी बड़ी बेटी, वो 9 साल की, क्लास 3rd पास, हम दोनों देहरादून पहुंचते हैं। स्कूल जाते हैं तो वहाँ कुछ कल्चरल प्रोग्राम रहता है, उसको अटेंड करते हैं, देखते हैं। फिर मैं उसको पूछता हूँ तुम यहाँ पढ़ोगी? और उसका जवाब रहता है, छोटी सी बच्ची थी, बोलती हाँ पापा मेरे को भी अच्छा लग रहा है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग पता करते हैं कि भैया प्रेशर था कि एडमिशन हो कैसे। कुछ बुक स्टोर्स में गए, कुछ इधर उधर जुगाड़ जंतर से पता किए कि यहाँ बहुत टफ कंपटीशन है। कोई एक मैडम भी है वहाँ, कुछ कोचिंग वोचिंग कराते हैं, कई टीचर्स भी हैं। तो ऐसे करके हमने काफ़ी कुछ वहाँ से सिस्टम जाना कि कैसे एडमिशन होगा, कितनी मेहनत लगेगी। कुछ समय के लिए मैंने अपने फैमिली को देहरादून भी शिफ्ट किया और फिर वो कोचिंग ट्यूशन्स करा करके मेरी बेटी ने एग्ज़ाम दिया और वो सिलेक्ट हो गई और क्लास 10 तक वो पूरे स्कॉलरशिप में, एकेडमिक स्कॉलरशिप में उस स्कूल से पढ़ी। अब 10th बोर्ड दे करके जब वापस गर्मी छुट्टी में घर में आई वो, अब हम दोनों बाप बेटे डिस्कस कर रहे हैं कि अब 11th में क्या करना है। तो उसने मुझे बताया कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो ले रही हूँ। तो मैंने कहा कि बेटा ठीक है, अगर तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना है तो तुमको शायद IIT की तैयारी करनी चाहिए। अब चूंकि ये मेरा सपना था तो मैं उसको अपने बेटी के थ्रू पूरा करना चाह रहा था, बट उसने पहले लाइन में बता दिया कि मैं स्कूल छोड़ने वाली नहीं हूँ। 11 12 2 साल हमारे स्कूल में, हमको बोर्डिंग स्कूल बहुत मज़ा आता है, हो सकता है मैं प्रीफेक्ट भी बन जाऊँ और मुझे स्कूल छोड़ना नहीं है। ऐसे करते करते 7 दिन की छुट्टी थी, 7 दिन ख़त्म हो गया और मैं उसको रायपुर एयरपोर्ट छोड़ने जाने लगा। रास्ते में अचानक मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी जो लास्ट ईयर की टॉपर थी वो अभी कहाँ पर है। उनकी लास्ट ईयर की टॉपर जो थी वो 99.5% ला करके ICSE बोर्ड में इंडिया टॉपर थी और उसने बताया कि वो VIT बेल्लोर से BTech कर रही है। मैंने बोला बेटा तुम्हारा भी यही होने वाला है, 2 साल बाद जब तुम 99% लेकर के बोर्ड से पास हो गए फिर तुम्हारा कोई प्राइवेट कॉलेज में तुम इंजीनियरिंग कर रहे होगे। मैं तुम अभी भी बोल रहा हूँ, तुम सोच लो। बट उसने एजिक पर रिफ्यूज़ कर दिया और वापस चले गई अपने स्कूल। कुछ ही दिनों के बाद उसका वापस फ़ोन आता है और बोलती कि नहीं पापा आप ठीक बोल रहे हो, मैं तैयारी करूँगी। और फिर 2 साल मेहनत किया और उसने IIT क्रैक किया। उसका AIR 26 था गर्ल्स रैंक इंडिया में और वो IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस से BTech की। तो मेरा पेरेंट्स से ये भी कहना है कि आप बच्चों को प्रेशर न डाल करके उनको एग्जाम्पल से समझाएंगे तो वो शायद समझ जाएं सब चीज़ों को। मैंने उससे बोला था कि अगर तेरे को आउट ऑफ इंडिया पढ़ना है तब तो तू 11 12 उस स्कूल से कर ले, क्योंकि उसका वैल्यू एब्रॉड में हो सकता है उस स्कूल का रैंकिंग की वजह से। बट इंडिया में एक ही थ्रू, अगर तुमको अच्छे कॉलेज में जाना है और अपने आप को प्रूफ करना है तो यहाँ पे IIT के अलावा इंजीनियरिंग के लिए और कोई बेंचमार्क नहीं है। ऐसे ही मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, 3 Idiot मूवी के ऊपर ही है ये भी, जो बच्चों को जो करना चाहते हैं। वैसे ही मेरे बड़े भाई का बेटा था अमन, वो जिंदल स्कूल में 12th ग्रेड में पढ़ रहा था, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था। वो मूवी देखा, उसका सिलेक्शन हो गया NIMS में BBA के लिए, और वो BBA जाने के बजाय घर में बोलने लग गया कि पापा मुझे जो है 1 साल के लिए स्पेन भेज दीजिए, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ और फुटबॉल में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। मनिया फैमिली, कहाँ फुटबॉल हमारे सपने में भी नहीं था। सोच रहे थे BCom कर ले, आ जाए धंधा पानी संभाले। लेकिन वो मूवी ऐसा चरम में चल रहा था कि उस समय अगर आप बच्चों को सपना रोकोगे तो आप क्राइम कर रहे हो। हमने उसको भेजा स्पेन। बिलीव नहीं, वो कॉमर्स में हिंदी पढ़ रहा था जिंदल स्कूल में, नॉट इवन मैथ्स। वो मैड्रिड से जाके आया 1 साल के बाद। उसको ये समझ में आ गया कि फुटबॉल अब उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि फुटबॉल वहाँ 5-6 साल के बच्चे लोग प्रोफेशनल वे में खेलना चालू कर देते हैं। तो उसका जो बॉन्ड है और ये सब उससे उतना स्ट्रांग नहीं है। बट वो आने के बाद एक नया सिगूफा दिया हमको कि अब वो डिज़ाइन पढ़ना चाहता है। तो हम लोग सारे शॉक्ड। इंडिया में कॉन्सेप्ट है इंजीनियरिंग मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स,
तभी आप कर सकते हो। कॉमर्स विथ हिंदी बोलता है कि मेरा मैड्रिड के IID मैड्रिड करके बहुत अच्छा एक डिज़ाइन के लिए कॉलेज है, वहाँ एडमिशन हो गया है और मुझे अब डिज़ाइन पढ़ने मैड्रिड जाना है। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने कॉलेज में मेल किया कि डू यू हैव एनी कोर्स लाइक दिस फॉर द स्टूडेंट्स who are having subject like commerce with Hindi in India. They said, sir, we don't have any course in English medium for in our college for graduation level. तो मैंने उसको डांटा, यार तुम्हारे कॉलेज में तो ये मेल आया कि उनके कॉलेज में कोई सा भी कोर्स इंग्लिश मीडियम में नहीं है अंडर ग्रेड के लिए, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, फ्रॉड कर रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं अंकल, मेरा जो सिलेक्शन है ना वो स्पेनिश मीडियम में ही हो गया। मतलब वो 1 साल में इतना ज़्यादा फ्लुएंट स्पेनिश में हो गया कि वो जाकर के स्पेन के एक बेस्ट वो भी डिजाइन कॉलेज में उनका एंट्रेंस पास करके, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको उसके लिए PCM लेना पड़ेगा या कुछ है, उनका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें डिज़ाइन का वो लोग टूल्स पूछते हैं और उसके बेस में होता है। और बिलीव करिए मेरे दोस्तों, 4 साल पढ़ने के बाद उस बच्चे का उसी कॉलेज में एज ए प्रोफेसर प्लेसमेंट हो गया। बहुत बड़ी बात है। वो 4 साल पढ़ा स्पेनिश मीडियम में, उससे पहले कभी ज़िंदगी में उसने स्पेनिश नहीं सीखा था। वो 1 साल स्पेनिश सीख करके वहाँ पे स्पेनिश पढ़ता है और उसी कॉलेज में एज ए प्रोफेसर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। 1 साल प्रोफेसर करने के बाद अब उसको लगता है कि मुझे रेपिटेडली यही काम करना पड़ेगा, अगले साल फिर नए बच्चे आएंगे, मुझे उन्हें फिर ये सिखाना है। तो वो क्विट कर लेता है और एक अपना खुद का एक ट्यूटोरियल चालू करता है डिज़ाइन का। आज वो वर्ल्ड का टॉप डिज़ाइनिंग कोचिंग चलाता है और वर्ल्ड के एप्पल और इस टाइप के कंपनी में जो लोग काम करते हैं उससे वीक ऑफ में सैटरडे संडे उसकी कोचिंग लेते हैं, और वो बच्चों को नहीं पढ़ाता है, एग्जीक्यूटिव्स को डिज़ाइन पढ़ाता है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई चीज़ को चाहते हैं, आपको क्या करना है, ये सब चीज़ धीरे धीरे ही पता चलता है। आज से इसके बारे में सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या बनना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है। आज आपके एज के अनुसार जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, जो सब्जेक्ट आपके सामने है, उसे मन लगा के पढ़िए, और धीरे धीरे जब आप ग्रो करेंगे, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो समय के साथ साथ में आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएंगी जहां आप अपने पैशन को अच्छे से सक्सेसफुल कर सकेंगे। और अपने सपने तो बदलते रहते हैं, सपनों का मतलब सिर्फ खुशियां होनी चाहिए, न कि टेंशन, न परेशानियां। थैंक यू।